गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरंग प्रकाशिकी के चैप्टर में हम लोग व्यतिकरण या इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र का निगमन करेंगे और इस सूत्र को आप लोग भली भांति याद रखेंगे क्योंकि इस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कैसे इसको निकाला जाता है इसको भी पूछा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसका निगमन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चित्र देखिए, S1 S2 दो स्लिट है, यहाँ पे S1 स्लिट है। यहाँ S स्लिट से प्रकाश, जो यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश तरंग के रूप में आ रही है, वह S1 S2 पर समान कला में पहुँचती है। और यहाँ S1 S2 से चूँकि एक ही सोर्स से यहाँ पे दो सोर्स बनाए गए हैं तो यह कोहेरेंट होंगे। ठीक, इनके कोहेरेंट होने के कारण क्योंकि समान, ये क्या करेंगे, कला संबद्ध सोर्स या कोहेरेंट सोर्स की तरह से काम करेंगे। तो S1 और S2 से पहुंचने वाले तरंगिकाएं या आपस में व्यतिकरण करके दीप्त और अदीप्त फ्रिंजेस बनाएंगे। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से यह हो रहा है। तो रेखा छिद्र S पर आपतित एक वर्णी प्रकाश तरंगी एक साथ समान कला में S1 व S2 पर पहुंचती हैं। यहाँ पे देखिए S1 और S2 पर पहुंचती हैं। इस प्रकार S1 एवं S2 कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं, जो पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था। इनको कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, जहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं चलकर पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। यहाँ पे देखिए, यह पर्दा है, स्क्रीन, और यहाँ पे फ्रिंजेस बनेंगी। यह मध्य बिंदु है, इसके ऊपर और नीचे। तो व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। S1 S2 से समान दूरी पर बिंदु O पर द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती हैं। तो S1 S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में पहुंचती कहाँ पर, बिंदु O पर। अब आइए यहाँ पे जरा चित्र को समझ लें। S1 S2 स्लिट है जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। यहाँ से स्लिट से और पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D है और इस OP को x यानी कोई बिंदु P लिया गया है जहाँ पे हमको फ्रिंज प्राप्त होती है, तो इसकी दूरी O से x लिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे बिंदु O पर द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में पहुँचती हैं, अतः वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण या कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एवं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज शून्य क्रम फ्रिंज बनती है। यहाँ पे केंद्रीय दीप्त फ्रिंज यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। संपोषी व्यतिकरण या कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी या वहाँ पे तीव्रता मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है जिसके कारण दीप्त फ्रिंज बनती है। इसको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं, शून्य क्रम फ्रिंज, जिसके दोनों ओर समान मोटाई की अदीप्त एवं दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। यानी इसके दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, समान मोटाई की डार्क और ब्राइट यानी डार्क और ब्राइट क्रम से फ्रिंजें बनती हैं, ऊपर भी और नीचे भी। उन्हीं की चौड़ाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब आगे आइए देखते हैं। तो दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। माना O से x दूरी पर बिंदु P है। तो आपने अभी फिगर देखा है, O से x दूरी पर बिंदु P है। तब बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, यह पथांतर डेल्टा से दिखाया गया है। यह S2P माइनस S1P और यह S2A के बराबर होगा। इसको समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं। पथांतर S2P यह हो गया माइनस S1P। तो S2P में से जब हम S1P घटाएंगे तो हमको S2A मिलेगा। तो यह पथांतर हो गया दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखिए AP और S1P यह दोनों दूरियां लगभग बराबर हैं। तो यह हमारा S2A यह पथांतर हो गया। अब देखिए, त्रिभुजों S1 S2A एवं PCO में यह दोनों समरूप होंगे। चूँकि समरूप त्रिभुज, इनमें क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हम इनके लंब एवं कर्ण का अनुपात लेंगे। तो आइए देखते हैं S2A अपॉन S1 S2। आइए चित्र में देखते हैं। S2A देखिए, ये लंब हो गया इस त्रिभुज का, S1 S2A का। S2A अपॉन S1 S2 यह इसका कर्ण हो गया। और त्रिभुज POPC, इस त्रिभुज में यह लंब हो गया OP और PC हो गया इसका कर्ण। तो यहाँ पे आइए देखिए, फिर OP अपॉन यहाँ पे होना चाहिए CO, लिखा है CP। तो यहाँ पे CO इसलिए लिखा गया है
क्योंकि CO करीब करीब CP के बराबर है। क्यों? क्योंकि CO का मान S1 S2 के अपेक्षा काफ़ी अधिक है, तो CO करीब करीब CP के बराबर है, तो CP यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट CO लिखा गया है और इस CO का मान कैपिटल D के बराबर है। यहाँ पे आइए देख लीजिए एक बार और चित्र में, यह देखिए CO लिखा गया है, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए CP, तो CP की जगह ना लिख के CO को डायरेक्ट लिखा गया है। तो इसको आप चाहे तो एक स्टेप में CP लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट CO लिख सकते हैं, जिसका मान D के बराबर होगा। तो इस तरह से संगत भुजाओं के अनुपात से हम इसमें एक रिलेशनशिप निकालते हैं कि S2A या पथांतर अपॉन S1 S2 स्लिट के बीच की दूरी इक्वल टू x क्या है O से P के बीच की दूरी, और D क्या है स्क्रीन और सोर्स के बीच की दूरी। तो x अपॉन D हो गया। अब यहाँ से डेल्टा या पथांतर S2A यह हो जाएगा XD अपॉन D, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस पथांतर को प्रयोग करके हम लोग फ्रिंजों की स्थितियां और उसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो अब आइए दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां क्या होंगी। किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता की दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या m लैम्डा होना चाहिए। यह हम लोग पिछले टर्न पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। किसी बिंदु O के किसी और एमवी फ्रिंज के लिए, एमवी दीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या लिखेंगे XM, क्योंकि दूरी क्या है X1 के लिए 1 लिखेंगे, दूसरी फ्रिंज के लिए 2 लिखेंगे, तीसरी के लिए 3 लिखेंगे, और एमवी दीप्त फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे XMD अपॉन कैपिटल D इक्वल टू m लैम्डा। ठीक, यह आपको समझ में आना चाहिए। तो XMD अपॉन D इक्वल टू m लैम्डा, तो XM क्या हो जाएगा यहाँ पे MD लैम्डा अपॉन D, यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यानी दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहेंगे। यदि एमवी तथा m+1वीं यानी एमवी फ्रिंज और उसके ठीक आगे वाली दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां XM एवं XM+1 हो तो फ्रिंज की चौड़ाई, अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जहाँ पे m रखे थे, यहाँ पे देखिए m रखा गया है, तो यहाँ पे m+1 रख लेंगे m+1 के लिए। तो यह हो जाएगा W बराबर XM+1 माइनस XM, यानी m+1वीं फ्रिंज की स्थिति माइनस mवीं फ्रिंज की स्थिति। तो जब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो D लैम्डा बाई D कॉमन हो जाएगा, और m+1 के लिए m+1 होगा। देखिए यहाँ पे m की जगह m+1 होगा, और mv के लिए m होगा, तो पहले m+1 होगा फिर माइनस m होगा। जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो m और m कट जाएगा, हमको मिलेगा d लैम्डा बाई d, यानी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी d लैम्डा बाई d होगी। तो कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d यह फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। इसी प्रकार से हम अदीप्त फ्रिंज की भी चौड़ाई निकालेंगे, वो भी इतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है W बराबर D लैम्डा बाई D, यह जरा इसके नीचे छुप गया है, तो यह मान यह D लैम्डा बाई D के बराबर हो गया। समीकरण नंबर 4 है जो m से स्वतंत्र है, अतः सभी दीप्त फ्रिंज समान चौड़ाई की है। तो सभी दीप्त फ्रिंज क्या होंगी, समान चौड़ाई की होंगी। अब अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ देखते हैं। तो किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता की अदीप्त फ्रिंज के लिए वहां पहुंचने वाली तरंगों के बीच पथांतर कितना होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, या इन जनरल m-1 बाई 2 इंटू लैम्डा बाई 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए m का मान 1 रखे तो 1 माइनस 1 बटा 2 क्या हो जाएगा 1, यह ठीक। इस तरह से लैम्डा बाई 2, और दूसरी के लिए 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2। इस तरह से यहाँ पे हमको ये मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए लैम्डा बाई 2 की जगह यह लैम्डा होना चाहिए। तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इसको ज़रा आप ठीक कर लीजिएगा। ये लैम्डा बाई 2 की जगह यहाँ पे केवल लैम्डा होना चाहिए, क्योंकि पहली के लिए क्या होगा 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा 1 बाई 2 लैम्डा, दूसरी के लिए 2 माइनस 1 बटा 2 3 बाई 2 लैम्डा। तो यहाँ पे ये गलती से 2 हो गया, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, इस 2 को रिमूव कर दीजिएगा। अतः एमवी अदीप्त फ्रिंज के लिए XMD अपॉन D इक्वल टू m-1 बाई 2 लैम्डा। देखिए यहाँ पे ठीक है, जहाँ m बराबर 1 2 3 ऐसे लिखा गया है, या XM इक्वल टू m-1 बाई 2 D लैम्डा बाई D।
तो यह एमवी अदीप्त फ्रिंज के लिए है। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। यदि ठीक उसी प्रकार से एमवी एम प्लस 1v अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ XM एवं XM+1 हो, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे m है वहाँ पे m+1 रखेंगे। तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, W डैश यहाँ पे लिया गया है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। तो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W डैश क्या हो जाएगा, XM+1 माइनस XM। अब m+1 रखेंगे, जब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे m+1 रखेंगे तो क्या होगा, m+1 -1/2। तो 1 में से 1/2 घटेगा तो +1/2 आएगा, यानी m+1/2 d लैम्डा बाई डी, या m+1वीं स्थिति होगी। और m के लिए यही हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे, और d लैम्डा बाई डी दोनों में है तो कॉमन हो गया। तो स्थिति जो इसके फ्रिंज की चौड़ाई होगी तो XM+1 माइनस XM होगा, इक्वल टू d लैम्डा बाई डी कॉमन हो गया, m+1 रखेंगे तो मिलेगा m+1/2 माइनस m के लिए वही m-1/2। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे m+1 रखेंगे तो इसका मान इस ब्रैकेट का m+1/2 आएगा। ठीक, m के लिए यही होगा, घटाएंगे d लैम्डा बाई डी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमको मिला m+1/2 माइनस m-1/2। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये m और m कट जाएगा, 1/2 जुड़ के +1 हो जाएगा, यानी मिला क्या, d लैम्डा बाई डी। ठीक उसी तरह से, यानी कि स्पष्ट है कि सभी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। समीकरण 4 एवं 6 से, यानी पिछला जो समीकरण है, स्पष्ट है कि दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई भी एक समान होती है, यानी W बराबर W डैश d लैम्डा बाई डी होती है। तो प्रयोग द्वारा W नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य W की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए D हमको पता है और D पता है, तो अगर हम W पता हो जाए तो हमको तरंग दैर्घ्य क्या होगा, उसका मान हम निकाल सकते हैं, यानी जो प्रकाश हम उपयोग कर रहे हैं उसके तरंग दैर्घ्य को ज्ञात कर सकते हैं। अब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या है, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई एमवी दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा बराबर XM/d। तो यहाँ पे XM/d क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सामान्यतः अगर थीटा स्मॉल है, छोटा है, तो हम इसको tan लेते हैं, तो XM क्या हो गया, लंब हो गया, और d क्या हो गया, आधार हो गया। तो XM यह m d लैम्डा बाई डी होगा अपॉन d, तो यह m लैम्डा बाई डी। इसको आइए एक बार फिगर में आप देख लीजिए, थीटा हमने क्यों इस तरह से लिया है। तो आइए यहाँ पे इस फिगर में मान लीजिए यह कोण थीटा है, तो यह एमयू स्थिति है, तो XM/d इस तरह से लिया गया है, और यहाँ पे XM की वैल्यू को रखा गया है, जो यहाँ पे इस तरह से XM, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे XM है उसी को यहाँ पे रखा गया है, या XM वहाँ पे उपयोग किया गया कोणीय स्थिति के लिए। तो आइए फिर वहाँ पहुँचते हैं। कोणीय फ्रिंज स्थिति, फ्रिंज चौड़ाई के लिए एमवी दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा m हो जाएगा XM/d। XM का मान यहाँ पे m d लैम्डा अपॉन d अपॉन कैपिटल D और d कट जाएगा, मिलेगा क्या, m लैम्डा अपॉन d। इसी प्रकार m+1वीं दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति थीटा m+1 क्या होगा, m+1 लैम्डा अपॉन d। जैसे यहाँ पे m लैम्डा अपॉन d है तो m+1 लैम्डा अपॉन d। अतः दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, यानी एंगुलर विड्थ इसको कहते हैं, कोणीय चौड़ाई थीटा क्या हो जाएगा, थीटा m+1 माइनस थीटा m। तो थीटा m+1 का मान रखेंगे m+1, और थीटा m का मान रखेंगे तो इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा लैम्डा बाई टी, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m+1 इसके कारण, और m आ गया इसके कारण, तो m और m कट गया, बचा 1, यानी लैम्डा बाई डी केवल मिला। तो कोणीय जो चौड़ाई है दीप्त फ्रिंज की वो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी मिला। चूँकि W इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, तो लैम्डा बाई डी इक्वल टू W बाई डी होगा, और थीटा इसलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन डी इक्वल टू W बाई डी। तो यहाँ पे हमने इसको निकाला है कि लैम्डा बाई डी का मान क्या हो जाएगा, W बाई डी। तो हम इस थीटा को लिख सकते हैं लैम्डा बाई डी, और इसके बराबर होगा W बाई डी। इस प्रकार इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई भी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी स्मॉल डी इक्वल टू W अपॉन कैपिटल डी होती है। तो चूँकि यह बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक था, तो इसलिए आज यहाँ तक हम लोगों ने केवल किया है। तो फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र का निगमन या आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, जो इसमें चेंज है उस चेंज को आप लोग नोट्स में कर लेंगे, उसको हम एक बार
फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं। चेंज क्या करना है आपको, एक तो यहाँ पे यह लिखा हुआ λ/2 तो ये लैम्डा होगा। दूसरा यहाँ पे एक चेंज आप करना चाहें तो यह CO की जगह एक स्टेप में CP लिख सकते हैं, दूसरे स्टेप में CO लिख दीजिएगा। नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टर्न पर हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक और टॉपिक है और उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।